तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा यूनिट 20 की सुपर मैराथन। यूनिट 20 यानी कि इकाई 20 में आपसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा और काफ़ी बड़ा चैप्टर यहाँ पर अर्थशास्त्र का दिया है। तो हम मात्र 150 प्रश्नों में आपकी इस कंप्लीट यूनिट को पूरा करने वाले हैं। सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा से लेकर के भारत में उदारीकरण कैसे होता है, वैश्वीकरण कैसे होता है, एलपीजी पॉलिसी क्या है, बीच में आपकी सीआरआर, एसएसआर, एसएलआर, मुद्रा, बैंकिंग और आपका जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, इन सब के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह की सुपर मैराथन है। सभी यूनिट की हम सुपर मैराथन लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले यूनिट 16 की भी सुपर मैराथन आई थी, यूनिट 12 की भी आई थी, यूनिट 11 की भी आई थी। तो सारी सुपर मैराथन आपको देख करके जाना है जिससे कि आपके बेहतरीन नंबर आ सकें इस मुख्य परीक्षा में। तो एक क्लास इकोनॉमिक्स खल्लास। चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहें। साथ ही साथ में आप लोगों को पता है आपका एग्जाम 9 तारीख से स्टार्ट है। अभी भी आपके पास में 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर जिन लोगों ने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है या तैयारी की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतना बड़ा पूरा सिलेबस देख करके ही कैसे कंप्लीट कर पाएंगे हम, या फिर उनको रिवीजन करना है, तो ऐसे में अंतिम समय में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स में आपको कंप्लीट नोट्स थ्योरी मिलेंगे और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारी सुपर मैराथन की पीडीएफ मिलेगी, 150 प्रश्नों वाली सारी पीडीएफ मिलेगी, सारी टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। ये नोट्स आपको सक्सेस जंक्शन के द्वारा मात्र 179, अभी ये 199 का मिल रहा था, लेकिन क्योंकि अब एग्जाम आपका आ गया तो मात्र 179 179 में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं सभी यूनिट के, सभी सब्जेक्ट के। इंग्लिश भी रहेगी, मैथ भी रहेगा, इसमें आपका सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो जितनी मेहनत आप कर लोगे, भले ही आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन अभी भी आप अगर इन नोट्स की मदद से पूरा कंप्लीट करके जाते हैं तो आप निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। और आपने अभी एमपी आबकारी के एग्जाम में देखा ही था, हमारे नोट्स से हूबहू प्रश्न आए थे। हमने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट भी डाली है, आप जाकर के देख सकते हैं एग्जाम के प्रश्न और हमारे नोट्स के प्रश्न किस तरह से मैच कर रहे थे। तो अभी ये नोट्स आप तुरंत ले लीजिए। क्या करना है, इस क्यूआर कोड पे आपको 179 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के सेंड कर दिए जाएंगे और आपको एमपी टेट के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की जितनी भी मैराथन आने वाली हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से शामिल हो जाइए और अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। जो आखिरी समय की तैयारी है वही आपकी रंग लाने वाली है। ठीक है भाई, चलिए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे सीमांत उपयोगिता हो गया, सीमांत लागत हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा मैथ भी आ जाता है। तो ऐसे में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भाई आएंगे। पेपर जब कठिन होगा तो यहाँ से 6 से 7 नंबर के प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से मिलेंगे। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है और ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो छोड़ना नहीं है आपको, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। आपका इकोनॉमिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट की थी सर यूनिट 20 करा दो, यूनिट 20 करा दो, तो यूनिट 20 की सुपर मैराथन हम लेकर के आ गए। ठीक है, पूरा समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि भाई अपना तो सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है, तो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो भाई अब करते हैं शुरू अपनी क्लास। आइए, पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र की वह शाखा क्या कहलाती है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये बहुत पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती हैं। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो वाला होता है, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके पैसे के लेन देन का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत इकाइयों
हो, यानी कि आप अपना खुद का मान लीजिए कि आप खुद के पैसों के लेन-देन का हिसाब-किताब कर रहे हैं, तो आप कौन से अर्थशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? उपभोक्ता हो गया, छोटी-छोटी फर्में हो गईं, इनके व्यवहार का आप अध्ययन कर रहे हैं, यानी छोटी चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं पर अगर आप किसी देश के अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि भारत की जीडीपी, जीएनपी का अध्ययन कर रहे हैं या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में कार्य कर रहे हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एकदम क्लियर हो गया। जब छोटी चीज़ों का अध्ययन आप कर रहे हैं, तो समझिए आप क्या कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। जब आप बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से बहुत प्रश्न आता है। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो भैया एक ना एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। आपके सिलेबस में ऑलरेडी बोल रखा है, अलग से बोला था उन्होंने एक नोटिस निकाल करके कि हाई स्कूल लेवल तक के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको फालतू में ग्रेजुएशन लेवल तक का नहीं पढ़ना है ना? उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक होता है, क्रिटिकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तरफ जाओगे तो समझने में दिक्कत होगी, है ना? चलिए, नंबर 3, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? तो एडम स्मिथ ने ही कहा था अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। आगे बढ़िए। नंबर 4, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना क्या कहलाता है? इसको हम उपभोग कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पार्ले जी चाहिए, आपको पार्ले जी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये आपकी आवश्यकता हो गई और इसको पूरा करने के लिए आपने जिन चीज़ों का उपयोग किया, ये आपका उपभोग कहलाता है ना? किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना उपभोग कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है, बस और कुछ मत समझिए। जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे, अपने यूज में लाएंगे, तो इसी को हम उपभोग कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे। भाई वो 5 किलो रोटी खाता है तो उसका कंजम्पशन कितना हो गया? उपभोग कितना हो गया? 5 किलो हो गया। 2 पैकेट बिस्किट खाता तो उपभोग कितना किया उसने? 2 पैकेट किया। तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना ही उसका उपभोग या फिर कंजम्पशन कहलाता है। अगला, सीमांत उपयोगिता। अब देखो सीमांत उपयोगिता आगे आपको डिटेल में समझाएंगे, अभी इस प्रश्न को केवल पढ़ लीजिए क्या है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखना, जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो जो टोटल उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता जो है वो अपने हाई लेवल पर होगी, अधिकतम होगी। 3 इसमें आपको टॉप मतलब पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, एक जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी, एक जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। ये तीनों आपको अभी आगे मिल जाएंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, अगर 0 होती है तो जो कुल उपयोगिता है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि अधिकतम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम इसको उत्पादन कहते हैं। किसी भी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि चिप्स के लिए आप आलू लेकर के आए, रॉ मटेरियल आलू हो गया, रॉ मटेरियल की मदद से आपने चिप्स का मतलब कि निर्माण किया और उसको पैकेट में पैक करके बाजार में बेच दिया। तो ये आपने क्या किया? चिप्स का उत्पादन किया। इसी को कहते हैं भैया वो चिप्स का उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना? तो ये आपका क्या कहलाता है? उत्पादन, प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें आप किसी भी चीज़ का निर्माण कीजिए। आप रबड़ लेकर के आए, रबड़ से आपने चप्पल का निर्माण किया, उनको पैकेट में पैक किया, बाजार में बेच दिया, तो ये आपने क्या किया? चप्पल का उत्पादन किया, ठीक है ना? तो निर्माण करना ही उत्पादन, प्रोडक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? किसी भी चीज़ का अगर आप उत्पादन करेंगे, किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे, तो 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। पहली, भूमि। भाई किसी भी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं तो पहले एक फैक्ट्री तो बनाओगे, और फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, ज़मीन चाहिए। दूसरा, श्रम। अब आपने ज़मीन भी ले ली भैया, फैक्ट्री भी खड़ी कर ली, अब तुम्हारे पास में श्रम ही नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास में मज़दूर ही नहीं है, तो तुम कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। खाली भूमि लेकर के क्या करोगे, है ना? तो फिर आपको श्रम चाहिए, यानी कि मज़दूर चाहिए। भैया मज़दूर फ्री में नहीं आएँगे, मज़दूरों को काम करने के बाद में उनको क्या चाहिए? पूँजी चाहिए, यानी कि आपके पास में पैसा होना चाहिए, तभी आप उनको उनकी मज़दूरी दे पाएँगे, तो पैसा भी चाहिए। और नंबर चौथा है उद्यम, यानी कि आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए कि आप किस चीज़ का उद्यम लगा रहे हैं ना, आपके पास में उद्यमी दिमाग भी होना चाहिए। यहाँ भैया हम अगर चप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे-कैसे हमको करना है ना? या फिर हम चिप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ हमको चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपको उद्यमी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके पास में होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें आपको आवश्यक होंगी। उद्यम को हम रिस्क भी कह सकते हैं, रिस्क। रिस्क का अर्थ है कि भाई आप ये रिस्क लो कि अगर कोई दिक्कत होगी, मान लीजिए कोई घाटा होता है, तो आगे चल कर के हम उसको लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूँजी चाहिए और उद्यम चाहिए। उद्यम को हम रिस्क भी कह सकते हैं।
ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला, उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन किसका संबंध दर्शाता है? तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो आदानों इनपुट और आउटपुट का जो है संबंध दर्शाता है, ठीक है ना? जो उत्पादन फलन होता है, उत्पादन फलन का अर्थ है प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो क्या दिखलाता है? तो कितनी चीज़ें आई हैं यानी कितना इनपुट हुआ है, हमने निर्माण करके कितना निर्यात किया है, कितना आउटपुट हुआ है। तो इनपुट और आउटपुट का जो वर्णन करता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। सीधे-सीधे यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला 9 नंबर देखिए, देखो 150 प्रश्न पर को करना है तो थोड़ा सा स्पीड अपनी तेज रखनी पड़ेगी। उत्पादन के कारकों को उनके योगदान के लिए प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? तो इसको हम वितरण कहते हैं। प्रतिफल का अर्थ क्या है? आपने कोई काम किया, आपको पैसा मिला। अब आप जैसे कि आप किसी कंपनी के मालिक हो, ठीक है? आप किसी कंपनी के मालिक हो, भगवान करे आप मालिक बन जाओ, ठीक है ना? आपने किसी चीज़ का उत्पादन किया है, उस उत्पादन में जितने भी मज़दूर लगे हुए हैं, इन मज़दूरों ने क्या किया? काम किया तो आपके पास में पैसा आया। अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? उनको प्रतिफल दीजिए, प्रतिफल का यानी उनको रिवार्ड दीजिए। तो रिवार्ड के रूप में आप क्या करेंगे? उनको सैलरी का वितरण करेंगे, सैलरी उनको बाँटेंगे। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण कहलाता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ, किसी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, तो जितने लोगों ने उसका शेयर लिया है उन सबको जो है उसका प्रतिफल मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है, उसका रिवार्ड मिलता है ना? तो रिवार्ड को ही हम क्या कहते हैं? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जितना फ़ायदा होता है उसको बराबर-बराबर बाँट देते हैं, इसी को हम वितरण कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए। एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान-प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसको हम विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। पुराने ज़माने में आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, मूवी देखी है ना? उसमें क्या होता था, पहले पैसा नहीं चलता था, ठीक है? पता नहीं किसने पैसा बना दिया है ना, इतनी समस्या होने लगी है पैसा को लेकर के। वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, प्री निकाला, मेंस निकाला, डॉक्यूमेंटेशन करवाएँगे, फिर फाइनल जॉइनिंग मिलेगी, फिर दिन भर पढ़ाएँगे तब जाकर के पैसा मिलता है। पता नहीं किसने बना दिया है ना? पहले क्या होता था, विनिमय यानी एक्सचेंज होता था कि तुम भाई मुझसे रुई ले लो और मुझको तुम तेल दे दो, ठीक है? तुम मुझसे चना की दाल ले लो और मुझको तुम अरहर की दाल दे दो। चना की दाल थोड़ा कम मतलब कि वो होती खाने वाली होती है, तो तुम चना की दाल हमसे ज़्यादा ले लेना, अरहर की दाल कम दे देना। तुम हमसे लकड़ी ले लो और तुम हमको कुछ मतलब और सामान खाने की रोटी दे दो। तो पहले क्या होता था, वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। इसको हम विनिमय एक्सचेंज प्रणाली कहते थे। अब तो भैया पैसा वाला सिस्टम हो गया, ठीक है ना? तो एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या फिर सेवा अगर आप प्रदान कर रहे हैं, तो इसको हम विनिमय यानी कि एक्सचेंज कहते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़िए। वह बाजार जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है क्या कहलाता है? तो इसको हम उत्पाद बाजार कहते हैं, प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। किसी भी वस्तु को आप वहां पर बेच सकते हैं, आप वहां से खरीद भी सकते हैं। तो क्रय विक्रय जहां पर हो रहा है उस बाजार को हम उत्पाद बाजार कहते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में शेयर आपके पास में रखे हुए हैं, आप इनको बेच भी सकते हैं, किसी के शेयर बिच रहे हैं तो आप उनको खरीद भी सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका प्रोडक्ट मार्केट हो जाता है। बाकी आप सबको पता है एमपी पटवारी में हमने बहुत अच्छे से पूरी इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझाया था। आप सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन। तो इस वीडियो को मत देखना, इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इसमें वन लाइनर फैक्ट कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद में आपको पटवारी वाली वीडियो मिलेगी, उसमें जाकर के देखना, हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं। सीएलआर क्या होता है, एसएसआर क्या होता है, बैंक रेट, बेस रेट, सब कुछ समझाया है ना डिटेल में। अब उतना समय है नहीं, आपका एग्जाम लगा हुआ है। देखिए, पूर्ति यानी सप्लाई में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत की प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलन कीमत घट जाती है। अब देखो हम समझाते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा, मान लीजिए आपके पास में खूब सारा पैसा हो गया, ठीक है? खूब सारा पैसा हो गया। आपको खरीदना है पार्ले जी। रुको, इसमें उल्टा उल्टा है। पूर्ति की वृद्धि हो गई, यानी कि देखो आपके पास में पैसा कम है, लेकिन आपके पास में अगर सामान बहुत ज़्यादा आ गया है, तो क्या होगा, जो संतुलन कीमत होगी उस चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पहले जो चीज़ 5 रुपए की मिलती थी, ठीक है ना? पहले कोई चीज़ 5 रुपए की मिलती थी, अब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई, मतलब कि पूर्ति उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब अब वो फेंकी मारी, मतलब कि मारी-मारी फेंक रही है। जैसे कि प्याज़ का आपने कई बार देखा होगा कि प्याज़ जब महँगी होती है तो प्याज़ बहुत कम होती है ना? लेकिन अगर उसी प्याज़ की वृद्धि हो जाए, उसी प्याज़ का उत्पादन बहुत अच्छा हो जाए, तो प्याज़ की कीमत क्या हो जाती है? प्याज़ की कीमत घट जाती है। यही सेम सिस्टम यही कह रहे हैं कि भैया जब पूर्ति हो जाए, यानी सप्लाई में वृद्धि हो जाए, कि प्याज़ जो पहले बहुत हाई-फाई रेट पर बिक रही थी, अब प्याज़ का उत्पादन बहुत हो गया है, अब उसकी पूर्ति हो गई है, पूर्ति में वृद्धि हो गई है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत कम हो जाएगी। पहले जो आप प्याज़ को 80 रुपए खरीद रहे थे, अब वही प्याज़ आपको 40 रुपए किलो मिल रही होगी। टमाटर का अभी यही हाल हुआ था, पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से, बाहर-बाहर से हम टमाटर को जो है लेकर के आ रहे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि टमाटर की प्राइस जो है वो बहुत बढ़ गई थी। लेकिन फिर हमारे यहाँ टमाटर का सीज़न आ गया, ठीक है? लोगों ने टमाटर का उत्पादन किया, अब पूर्ति हमारे यहाँ से भी होने लगी, बहुत सारे टमाटर मार्केट में आ गए, तो टमाटर की कीमत घट कर के 20 रुपए किलो आ गई। तो यही बात होता है कि अगर पूर्ति बढ़ेगी तो संतुलन कीमत घट जाएगी, ठीक है?
चलिए आगे बढ़िए, 13 नंबर देखिए। राष्ट्रीय आय का प्रमुख हिस्सा उत्पादन के विभिन्न साधनों में बांटना क्या कहलाता है? इसको हम आय का वितरण कहते हैं। जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कि आज आपकी आय हुई है 100 रुपए, ठीक है? अब आपको इन 4 चीज़ों में बाँटना पड़ेगा, क्यों? जो आपके पास में 4 चीज़ें हैं, भूमि, श्रम, उत्पादन और उद्यम। इन 4 उद्यम तो ख़ैर आपके पास में है। अब इन जो वितरण के साधन हैं, इनमें आपको अपनी इस आय को बाँटना पड़ेगा। तो इस आय को बराबर-बराबर बाँटना, या जितनी सैलरी आप दे रहे हैं, तो इस 100 रुपए को बाँटना क्या कहलाता है? आय का वितरण कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहलाता है। जितनी आपकी इनकम हुई है, अब उसमें से आप उन लोगों को सैलरी देंगे और लास्ट में आपके पास में आपका फ़ायदा बचेगा, ठीक है ना? कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सैलरी देने के बाद में आप निकालेंगे। तो जो मेन इनकम हो रही है, उसमें से जो विभिन्न साधन हैं, उनको उनका हिस्सा देना क्या कहलाता है? आय का वितरण कहलाता है। अगला, उत्पादन के कारक श्रम को मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है? श्रम का अर्थ क्या है? श्रम कौन करेगा? श्रम भाई मजदूर करेगा। और मजदूर को आप जब प्रतिफल दोगे, मजदूर को अगर कोई प्रतिफल दोगे, तो प्रतिफल में क्या दोगे उसको? उसकी मजदूरी दोगे। प्रतिफल का अर्थ ये है कि सैलरी, अगर उसने कुछ किया है तो आपने उसके बदले उसको प्रतिफल दिया है। तो अगर श्रम श्रम का प्रतिफल दोगे, तो श्रम का प्रतिफल क्या दोगे? आप मजदूरी दोगे, यानी कि वेजेस दोगे। इसके बाद में आता है उत्पादन के कारक पूंजी को मिलने वाला प्रतिफल क्या होगा? तो पूंजी को मिलने वाला प्रतिफल क्या होगा? ब्याज। ब्याज का मतलब है आपने किसी को मान लीजिए पैसा दे दिया, उधार दे दिया, ठीक है? अब आपने अपनी पूंजी दे दी, मान लीजिए कि 500 रुपए उसको दे दिए हैं। अब आप क्या चाहोगे कि उससे हमें कुछ फ़ायदा हो, तो उससे कुछ हमें प्रतिफल मिले, तो आप क्या करोगे? ब्याज लगा दोगे, उस पर टैक्स लगा दोगे, उस पर मतलब कि इंटरेस्ट लगा दोगे। तो 500 रुपए आपने दिए हैं, जब वो आपको लौटाएगा तो 600 रुपए लौटाएगा। तो ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, यही क्या होगा? इस पूंजी का प्रतिफल हो जाएगा। यानी कि पूंजी पर मिलने वाला जो प्रतिफल होता है, उसको हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। आगे बढ़िए। सरकार की आय, व्यय और ऋण संबंधी नीतियों का अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो सरकार की चीज़ों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं लोक वित्त, यानी कि पब्लिक फाइनेंस वाला कार्य कर रहे हैं ना, कि भाई सरकार ने इतना खर्चा किया है, इतना हाईवे बनवाए हैं, इतना उसने मतलब उद्योग लगवाए हैं। इनका अध्ययन अगर आप कर रहे हैं, यानी आय, व्यय और ऋण संबंधी अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोक वित्त कर रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस कर रहे हैं। सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? जो कर, जो टैक्स हम देते हैं, यही सरकार का राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। आप जब टैक्स भरते हैं, तो आप सबके टैक्सों का जो इस्तेमाल है, वो जो है कहीं सड़क बनाने में, कहीं हाईवे बनाने में, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में। तो मेन जो उनका सोर्स है, वो क्या है? आपका टैक्स है। आगे बढ़िए। वह कर जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वो लगाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का अर्थ है कि हमको दिखाई देता है ना, आप उस टैक्स को भरने खुद जाते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि बिजली का बिल, मान लीजिए बिजली का बिल आपके ऊपर लगाया जा रहा है और आप उसको खुद जमा करने जा रहे हैं, तो ऐसे टैक्सेस जो हमको खुद दिखाई देते हैं, उनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आगे बढ़िए, 19 नंबर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि 150 प्रश्न अपन को करने हैं ना। अगला, किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसको हम बजट घाटा कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सरकार को टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल खर्चा कितना हुआ, इसमें कितना अंतर हुआ, इसी अंतर को हम बजटीय घाटा कहते हैं। बस आगे बढ़िए। सरकार द्वारा लिया गया ऋण यानी कि लोन क्या कहलाता है? इसको हम लोक ऋण कहते हैं। भाई सरकार शब्द जहां पर भी आ जाए, समझिए लोक शब्द जरूर आएगा। इसको हम लोक ऋण कहते हैं, पब्लिक डेप्थ कहते हैं। आपने लोक सेवा आयोग सुना होगा ना, लोक सेवा आयोग। लोक का अर्थ है सरकार, यानी कि सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उस कार्य के आगे हम लोक शब्द लगा देते हैं, पब्लिक शब्द लगा देते हैं। आगे बढ़िए, देखिए। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो जो मार्केट अर्थव्यवस्था होती है, जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, इसमें कोई समस्या अगर आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? कीमत तंत्र करेगा। प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा इसका जो है समाधान किया जाता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी में किस क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो भाई जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें निजी और सार्वजनिक, ये दोनों क्षेत्र होते हैं। पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, दोनों का बराबर सह अस्तित्व होता है। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित, पूंजीवादी या फिर अर्थ मतलब कि अन्य और भी आपको ऑप्शन दे देंगे, तो ध्यान रखना भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। आगे बढ़िए।
जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग क्या कर देता है, तो भाई मांग कम कर देगा। जैसे कि प्याज की ही बात कर लेते हैं, भाई जब प्याज की कीमत बढ़ जाएगी, मतलब प्याज बाजार में है ही नहीं, उसकी कीमत हो गई 120 रुपए किलो, उपभोक्ता क्या करेगा, कहेगा भैया बिना प्याज की सब्जी खा लेंगे, प्याज हम पे नहीं खा रही, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उपभोक्ता उस चीज की मांग को कम कर देता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो मांग घटेगी, सीधी सीधी बात है, समझ के रखिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या अभिप्राय है, यानी कि अवसर लागत को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी विकल्प को चुनने या फिर त्यागने का सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग मान लीजिए वर्ग 3 उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वर्ग 3 ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, एमपीएसआई की वैकेंसी इसके बाद में आ गई, भैया एमपीएसआई में उसकी जॉब लग गई, मेहनत बहुत की और एमपीएसआई में लग गई, तो वो क्या करेगा, इसको क्विट करके एमपीएसआई की ओर चला जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, किसी विकल्प को चुनने या फिर त्यागने का जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई हमको एमपीएसआई में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एमपीएसआई में ज़्यादा रुतबा होगा, तो एमपीएसआई की तरफ क्विट कर गए, है ना। तो इसी को अवसर लागत कहते हैं। किसी भी विकल्प को चुनने का जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, उसको चुनना ही अवसर लागत कहलाता है। अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन सा है, तो जो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का अर्थ क्या है, सेवा क्षेत्र का अर्थ है बड़े बड़े उद्योग हो गए, बड़े बड़े उद्योग हो गए, बड़े बड़े होटल हो गए, मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं। और भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में इस तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भारत के यहाँ जो पूरा लेबर कॉस्ट है वो कहाँ पर है, तो लेबर सबसे ज़्यादा किस पे लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि में लगे हुए हैं। जबकि फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में होता है, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन देता है, तृतीय क्षेत्र देता है। चलिए आगे बढ़िए। सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कमी की नीति क्या कहलाती है, ये तो अभी हाल ही में हुआ है, तुरंत अभी आपने देखा होगा, कह दिया भैया ऐसा है कि सारी जितनी भी महंगी चीज़ें अब तक थी, मतलब कि जैसे फोर व्हीलर हो गई, है ना, और टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं, इन पर टैक्स में हम कमी कर रहे हैं। क्यों, इसको क्या कहेंगे, और इससे क्या होगा, मान लीजिए टैक्स में उन्होंने कमी कर दी तो सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सरकार को अपने जेब से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जो इनकम आ रही थी उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन इस नीति को क्या कहा जाता है, तो इस नीति को हम विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। और कब इसको यूज करते हैं, जब चुनाव आता है, ठीक है, पता है अब चुनाव आने वाला है, तो कुछ ना कुछ सिस्टम बना करके अपना, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। बजट को भारत के संविधान में किस नाम से जाना जाता है, तो बजट को वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है, क्या कहलाती है, इसको हम स्थिर लागत कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन, यानी कि आपने अगर 5 रुपए लगाए हैं, अब वो उसका स्तर कितना भी हाई हो जाए, लेकिन वो चीज़ हमेशा 5 रुपए की ही रहेगी। जैसे कि पार्ले जी को ले लो, ठीक है ना, अब उसमें क्या हो रहा है, पार्ले जी पहले 5 रुपए का जो पार्ले जी आता था वो इतना बड़ा आता था, ठीक है, आपको ध्यान होगा। अब वो आ तो 5 रुपए का ही रहा है, लेकिन अब इतना हो गया है, ठीक है ना, यानी कि अब भी वो 5 रुपए का ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना कर दिया है, ठीक है। तो ये स्थिर लागत जो है, जो उसकी कॉस्ट है, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन होता चला जा रहा है। देखो, उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है, क्या कहलाती है, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, स्थिर लागत कहते हैं। अगला, राष्ट्रीय नेशनल इनकम को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो नेशनल इनकम को मापने की 3-4 विधियां हैं। देखो, जैसे कि उत्पाद विधि हो गई, आय विधि हो गई और व्यय विधि हो गई। ये 3 विधियां हैं जिसके मदद से आप लोग राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को मापते हैं। ये सारे टॉपिक आपके जो है यूनिट 20 में दिए गए हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता, अब इसको बहुत अच्छे से समझना है ना, नहीं तो फिर पता चला कि बीच में छोड़ करके आप चले जाओ। अर्थशास्त्र में उपयोगिता, यूटिलिटी से क्या तात्पर्य है, यानी कि उपयोगिता क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा में निहित वह शक्ति जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, यानी कि मानव की आवश्यकता को पूरी करने की जो शक्ति होती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि पार्ले जी का बिस्कुट, भैया यही अपन एग्जाम्पल रखेंगे। आपको लगी है भूख, आपने खरीदा 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट, आपने पार्ले जी का बिस्किट खाया, उसने आपकी जो आवश्यकता थी उसको संतुष्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, उस पार्ले जी के बिस्कुट का सही उपयोग किया, यानी कि उसकी क्या हुई, उपयोगिता आपने सिद्ध कर दी भैया, कि उसको खाया, भूख मिट गई, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई। अब जबरदस्ती खाया जा रहा हो, भूख नहीं लगी है फिर भी खाया जा रहा हो, तो वो आपको संतुष्ट नहीं कर रही है चीज़, तो ये उपयोगिता नहीं मानी जाएगी, है ना।
चलिए, तो समझ गए उपयोगिता क्या होती है? किसी भी ऐसी शक्ति जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, उससे हम उपयोगिता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यह व्यक्ति सापेक्ष होती है, यानी कि ये हमारी मनोवैज्ञानिक धारणा है। भई अगर हम उसको खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, हमारी भूख समाप्त हो जाएगी, तो ये उपयोगिता की विशेषता होती है। उपयोगिता की विशेषता क्या है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये प्रश्न सीधे पूछेंगे, भाई उपयोगिता की विशेषता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जिसमें भी मनोवैज्ञानिक धारणा दी रहेगी, वही आपका आंसर होगा। चलिए, उपयोगिता को किस इकाई में मापा जाता है बताइए? तो उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं और ये काल्पनिक इकाई है, ऐसी कुछ नहीं है किलोग्राम हो गया, है ना? या फिर 100 ग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, नहीं भैया। तो ध्यान रखना, उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? यूटिल्स कहलाती है। उपयोगिता को आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए यह एक काल्पनिक इकाई है। भाई आपकी भूख मिट गई, आपने कुछ देखा क्या? क्या बताओगे? 2 किलो भूख मिट गई, 5 किलो भूख मिट गई, 2 सेंटीमीटर भूख मिट गई, नहीं बता पाओगे ना? तो इस इकाई, इसको मापने की इकाई क्या कहलाती है? यूटिल्स कहलाती है। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, तो कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? इसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है? किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए 4 किलो आटे की आवश्यकता थी, ठीक है ना? लेकिन आपने 1 किलो एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये जो 1 किलो एक्स्ट्रा लिया है ना, इसी को मार्जिनल उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उपभोग की गई वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि को क्या कहते हैं? तो जितनी भी चीज़ें आपने खाई हैं, उससे आपको टोटल जितनी भी संतुष्टि मिली है, उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तीनों चीज़ें अच्छे से समझ लेना, आगे आपसे सूत्र पूछेगा तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? देखिए, अगला देखो, अगला यहाँ से सूत्र पूछेगा आपसे। हालाँकि जब पेपर को बहुत कठिन बनाएँगे तभी आपसे ये सूत्र पूछेंगे, है ना? गणितीय रूप से सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी को ज्ञात करने का सूत्र होता है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। यानी कि देखिए, जहाँ एन जो है वो उपभोग की गई इकाइयों की संख्या है। यानी कि जो टोटल यूटिलिटी आपने यूज़ किया है, उसी में से एन माइनस 1 कर दीजिए और इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, गणितीय रूप से औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो एवरेज का सूत्र आप सबको पता है, टोटल जो चीज़ें होती हैं उनका योग ऊपर लिखते हैं और जितनी चीज़ें हैं उसका डिवाइड दे देते हैं, तो एवरेज निकल कर के आ जाता है। सेम काम यहाँ पर होगा। एवरेज यूटिलिटी का जो सूत्र होगा वो होगा टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई क्यू, जहाँ क्यू जो है वो उपभोग की गई इकाइयों की संख्या है। मान लीजिए 1 2 3 4 जितनी भी संख्या है, मान लीजिए आपकी भूख लगी थी, टोटल यूटिलिटी आपको थी 300 यूटिल्स की, ठीक है? और आपने खाए 5 पार्ले जी के पैकेट। अब आपसे कहेगा कि भाई बताओ एवरेज यूटिलिटी कितनी हो गई? तो बस इसमें भाग दे दीजिए, 5 छंग 30, 60 जो है आपकी एवरेज यूटिलिटी निकल कर के आ गई। ठीक है? इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पे उत्पादन वाली भी बात आएगी। उत्पादन उपयोगिता क्या होती है ना, तो उसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। किस नियम के अनुसार जैसे-जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। किसी भी चीज़ को आप जैसे-जैसे खाते चले जाओगे, आपकी भूख वैसे-वैसे कम होती चली जाएगी। ये कौन-सा नियम है? तो ये है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखना 3 कंडीशन बनती हैं। अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू का मापन क्या होता है? तो अभी आपको बताया था, अधिकतम संतुष्टि जब हो जाएगी तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। यानी कि आपने पूरा खाना खा लिया है, अब आपकी भूख कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो ध्यान रखना, अधिकतम संतुष्टि जब हो जाती है, सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है यानी जीरो होती है, तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो टोटल जो उपयोगिता होती है वो अधिकतम होती है। 3 कंडीशन आपको बताई हैं, पहले वाली बता दी ना। अब क्या है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई यानी भूख आपको बहुत लगी है, ठीक है? तो अब टोटल उपयोगिता क्या होगी? टोटल उपयोगिता अधिकतम होगी, यानी कि अब आपको चीज़ों की आवश्यकता अधिकतम होगी। भाई अपनी भूख को समाप्त करने के लिए आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगी ना। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसमें जो है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। सीधे-सीधे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला है
यदि किसी वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखना, अभी तक क्या थी? जीरो थी। अब जब अगर ये जीरो से नीचे जाने लगेगी तो जो टोटल यूटिलिटी है वो भी जीरो से नीचे जाने लगेगी। यानी कि अगर नेगेटिव होगी तो जो सीमांत उपयोगिता अगर नेगेटिव होगी तो कुल उपयोगिता भी घटने लगेगी। ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अभी ये उत्पादन में भी आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक बार आप बैक करके पीछे करके भी देख लीजिए, 2-3 बार इसको रिपीट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अगला देखिए, क्या उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी और लाभदायकता एक ही है? यानी कि क्या उपयोगिता और लाभदायकता एक ही चीज़ होती है? नहीं, दोनों अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए शराब की उपयोगिता तो होती है, लेकिन वो लाभदायक नहीं है। ठीक है? अब जिनको जो लोग पी करके मतलब कि मज़े में रहते हैं, उनके लिए तो लाभदायक होता है, यही कहेंगे हाँ भई ये लाभदायक है, ठीक है? तो उसको उपयोग में तो लाते हैं हम, लेकिन वो लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। तो ध्यान रखना, उपयोगिता और लाभदायकता एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हर उपयोग की गई चीज़ आपको लाभदायक नहीं होगी। अगर आप मौसम्मी का जूस पिएँगे, तो बिल्कुल लाभदायक है, लेकिन अगर आप शराब पिएँगे, तो वो लाभदायक नहीं है, है ना? तो ध्यान रखना, उपयोगिता और लाभदायकता एक ही चीज़ नहीं होती है। आगे बढ़िए। वस्तुनिष्ठ उपयोगिता की तुलना में अर्थशास्त्र में किस प्रकार की उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो ऑब्जेक्टिव की तुलना में व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव की उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फैक्ट वाला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। जब कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। ठीक है, जब टीयू बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव रहेगी। आगे बढ़िए। गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल अप्रोच के अनुसार उपयोगिता को क्या माना जाता है? तो गणनावाचक शब्द जहां पर भी आ जाए तो गणना अपन किस में करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इसी में तो गणना करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर गणनावाचक दृष्टिकोण की बात की जाए तो उपयोगिता की संख्या 1 2 3 4 में मापा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्रम की बात की जाए यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात की जाए, ऑर्डिनल अप्रोच की बात की जाए, तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को क्या देता है? तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को संख्या में ना माप करके प्राथमिकता क्रम में यानी कि रैंक देता है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्रम की बात की जाए तो रैंक की बात आएगी, गणना की बात की जाए तो संख्या की बात आएगी। बस इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने कहा था आपको रुकना है, सीखना है भाई, ये उपयोगिता क्या होती है, उत्पादन क्या होता है। नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब 2-3 नंबर गंवा दोगे, क्या मतलब है? अब इसके नीचे बढ़ते चले जाओगे और इंटरेस्टेड टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे, है ना? तो और आपको अच्छा लगेगा। बीच में हमने इसीलिए इसको रखा है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता क्या है? तो उपभोग की जाने वाली इकाइयाँ मानक आहार की होनी चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना, स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, कोई भी जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं। अगला देखिए, यदि एक उपभोक्ता 5 इकाइयों के उपभोग पर 40 यूटिल्स और 6 इकाइयों के उपभोग पर 45 यूटिल्स प्राप्त करता है तो छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जहां पर भी आपसे सीमांत उपयोगिता पूछी जाए, बस इन दोनों को घटा देना जो बाद में चीजें आ रही हैं। 45 में से 40 घटा दीजिए, 5 यूटिल्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता की बात की जाए, सीमांत उत्पादन की बात की जाए, तो बस जो बाद की जो चीज़ है, जैसे कि 40 यूटिल्स है, 45 यूटिल्स है, 45 में से 40 घटा दीजिए, 5 यूटिल्स आ जाएगी। सीमांत उपयोगिता आप इस तरह से निकाल सकते हैं। प्रति इकाई उपभोग की गई औसत संतुष्टि को व्यक्त करने वाला कौन सा माप होता है? तो औसत उपयोगिता होती है, जिसे हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। अगला, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने में कौन सी उपयोगिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने में। अगला देखते हैं, देखिए, चलिए 32 मिनट का समय हो गया, अभी आधे पर भी नहीं पहुंच में, आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं अपन, है ना? अगला, अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशा है? तो उत्पादन का तात्पर्य उपयोगिता का सृजन है। अभी उत्पादन के बारे में आपको हमने बताया था, किसी भी चीज़ का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। अगला, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले 4 प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं? तो वही 4 प्रमुख साधन हैं, देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इसके बारे में अभी ऊपर आपको समझा के आए हैं। अगला, उत्पादन के साधनों को आगत इनपुट और उत्पादित वस्तुओं को निर्गत यानी आउटपुट के रूप में दर्शाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। देखो, अभी हम उपयोगिता पढ़ के आए ना, उपयोगिता और उत्पादन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस खाली नाम चेंज हो जाएंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी मिलते जुलते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, इसको हम उत्पादन फलक कहते हैं। अभी उपयोगिता फलन के बारे में आपको बताया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। किसी निश्चित समय अवधि में एक परिवर्तनशील आगत की सभी इकाइयों का उपयोग करके उत्पादित कुल मात्रा क्या कहलाती है? जिसको हम टोटल उत्पादन कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं, टीपी इसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी एक निश्चित टाइम में आपने जितना भी उत्पादन किया, जितना भी निर्माण किया है, उसको हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। आगे बढ़िए।
परिवर्तनशील आगत यानी कि जो परिवर्तनशील इनपुट है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे अभी सीमांत उपयोगिता आपको समझाई थी, सेम वही सीमांत उत्पादन हो जाएगा। अगला कुल उत्पादन यानी कि टीपी को परिवर्तनशील लागत जैसे श्रम की इकाइयों की संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो अभी आपको बताया था कि टोटल में अगर इकाइयों का डिवाइड देंगे तो औसत उत्पादन प्राप्त होगा, एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त होगा, जैसे अभी हमने आपको एवरेज उपयोगिता समझाई थी। अगला गणितीय रूप से सीमांत उत्पादन को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वही सूत्र है, देखिए एमपी बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। ठीक है, ये सूत्र एक बार आप ध्यान रख लेंगे, दोनों में आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों अलग अलग दिए हैं आपके सिलेबस में, इसलिए हम इसको अलग अलग करवा रहे हैं। अल्पकाल शॉर्ट रन में कौन सा नियम लागू होता है जिसमें कुछ आगत स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, यानी कुछ इनपुट जो हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ जो है वो परिवर्तनशील होते हैं? कौन सा होता है? तो वो होता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, आगे बढ़िए। दीर्घकाल लॉन्ग टर्म में उत्पादन फलन में संबंधित कौन सा नियम लागू होता है जहां सभी आगत परिवर्तनशील होते हैं? तो यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। सीधे सीधे पढ़ते जाइए। चलिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में वह अवस्था कौन सी है जब कुल उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है? तो वो होती है दूसरी अवस्था, जहां पर टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था होती है जहां पर एमपी बराबर 0 होता है। आगे बढ़िए। जब सीमांत उत्पादन एमपी औसत उत्पादन एपी से अधिक होता है तो एपी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जो एवरेज प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर दें, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा ना तो उपयोगिता से पूछेगा, उत्पादन से बहुत ही कम, रेयर चांस है कि पूछे। ये सारे प्रश्न आपके उपयोगिता वाले पूछे जाएंगे, लेकिन देखो करा दे रहे हैं हम, है ना, पढ़ते जाते हैं। जब सीमांत उत्पादन यानी शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या होगा? तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाएगा। जैसे कि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती थी तो टोटल उपयोगिता अधिकतम हो जाती थी, सेम यही काम यहाँ पर उत्पादन में भी होगा। आगे देखिए, यदि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या होगा? हमने बताया था ना, सीमांत उपयोगिता अगर माइनस में जाने लगती है तो जो टोटल उपयोगिता है वो भी नीचे की ओर जाने लगती है, वो भी घटने लगती है। इसी तरह से अगर उत्पादन माइनस में जाने लगेगा तो टोटल उत्पादन भी घटने लगेगा। आगे बढ़िए भाई, जैसे मान लीजिए माइनस में आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है और आप कल 10 चीजें बना रहे थे, आपको आज कुछ फायदा नहीं हो रहा, उल्टा घाटा और हो रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? इसका टोटल उत्पादन जो है वो भी आप कम करने लगेंगे। 8 करेंगे, 7 कर देंगे, 5 कर देंगे, यानी कि अगर नेगेटिव होती चली जाएगी तो ये भी घटने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर औसत उत्पादन एपी और सीमांत उत्पादन एमपी एक दूसरे के बराबर होते हैं, कौन सा वो बिंदु होता है? तो जब एपी अधिकतम होता है तो एमपी बराबर एपी होता है। अगला, परिवर्तनशील अनुपातों की नियम की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो फर्स्ट स्टेज होती है, प्रथम अवस्था होती है, उसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। अगला, किस प्रकार के प्रतिफल में इनकम को दुगना कर दें, यानी कि इनपुट को दुगना करने पर निर्गत भी दुगना हो जाता है, यानी कि इनपुट को अगर डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल हो जाता है? कौन सी है? तो वो होती है स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी कि जो कांस्टेंट रिटर्न होता है उस पर जो है दोनों चीजें बराबर चलती हैं। किसी फर्म के लिए उत्पादन की सबसे कुशल अवस्था कौन सी मानी जाती है जहां एमपी और एपी दोनों गिर रहे होते हैं लेकिन एमपी धनात्मक रहता है? तो इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज में प्रॉफिट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया आ गया। देखो, यदि एक श्रम इकाई का उपयोग करने पर टीपी 100 है और दो श्रम इकाइयों का उपयोग करने पर टीपी 250 होता है तो दूसरी इकाई का सीमांत उत्पादन कितना होगा? हमने कहा था ना आपसे, जो पहली चीज़ है उसमें से दूसरी को घटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 250 में से 100 को घटाएंगे, 150 यूनिट जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे, वह कौन सी गतिविधि है जो केवल विनिमय मूल्य यानी कि एक्सचेंज वैल्यू का सृजन करती है और स्वयं उपयोग के लिए नहीं होती है? वो है बाजार उत्पादन, मार्केट प्रोडक्शन। इसमें आप खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि बेचने के लिए चीज़ों का निर्माण करते हैं। उत्पादन फलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम निर्गत प्राप्त करना, यानी कि इनकम कम लगानी पड़े, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये मुख्य कार्य होता है। प्रोडक्शन फलन जो होता है इसका मुख्य कार्य ये होता है। अगला, अर्थशास्त्र में मांग यानी डिमांड का क्या अर्थ है? अब मांग वाले पे आ गए ना, ये आपका चौथा टॉपिक है। देखिए, तो मांग मांग क्या है? तो मांग वह इच्छा है जो क्रय शक्ति है और उसे खर्च करने की तत्परता द्वारा समर्थित हो। अगर आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं तो आपके अंदर क्रय शक्ति होनी चाहिए, यानी इसको खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप अपनी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। उसे खर्च करने की तत्परता द्वारा समर्थित हो, यानी कि आप उसको खरीद लो तो उसको खर्च भी कर सको। ऐसा नहीं खरीद करके रख लिया, आप खर्च नहीं हो रही है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में डिमांड का क्या अर्थ होता है? तो डिमांड वह चीज़ है जिसको क्रय शक्ति हो, यानी जिसको खरीदने की आपके पास में क्षमता हो और उसे खर्च करने की भी आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं कि खरीद के रख लिया, अब खर्च करने की इच्छा नहीं हो रही है तो उसको डिमांड नहीं मानेंगे।
अगला, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? तो देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? यह बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग की गई मात्रा घट जाती है और इसके विपरीत। मतलब कि कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, वही बात जो आपको शुरू में समझाया था, मांग का नियम कहता है किसी भी चीज़ की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सीधी बात है। भाई आज जो पार्ले जी ₹5 का मिल रहा है, आप अच्छे से खा रहे हो, कल इसको 10 का कर देंगे, आप कहोगे पार्ले जी नहीं खाएँगे, दूसरा बिस्कुट खाएँगे ₹5 वाला। तो वही बात है कि अगर रेट बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, सीधी-सी बात है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ति, सप्लाई से क्या तात्पर्य है? तो देखो, पूर्ति वह मात्रा है जो विक्रेता किसी निश्चित कीमत और समय पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है, ठीक है? वही प्याज वाली बात आ जाती है। प्याज की चीज़ जो प्याज है, उसको पूर्ति कब करेंगे? उसकी पूर्ति अच्छे से कब होगी? जब जिसके पास में प्याज है, वो उचित कीमत पर, उचित समय पर ब्याज में मतलब कि बाजार में उपलब्ध करा देगा, तभी उसको पूर्ति माना जाएगा, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्याज को स्टॉक करके रख लेते हैं। जब प्याज की कीमत बढ़ती है, तब मार्केट में उतारते हैं। तो इसको पूर्ति नहीं माना जाता, है ना? तो पूर्ति किसको मानेंगे? जब निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर बाजार में चीज़ों को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको पूर्ति सप्लाई कहते हैं। अगला, पूर्ति का नियम लॉ ऑफ सप्लाई क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मापती है? तो यह कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मापती है। यानी कि कीमत में अगर परिवर्तन हुआ है तो मांग में, डिमांड में क्या परिवर्तन आया है, इसके अनुपातिक मात्रा को मापने वाली जो चीज़ होती है उसको मांग की लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो रेशियो में किसी चीज़ को अगर आपको व्यक्त करना है तो आप मांग की लोच का प्रयोग करेंगे। अगला, जब किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो क्या होगा? अगर इसका अर्थ है कि कीमत में थोड़ा-सा परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। मान लीजिए 5 वाला जो पार्ले जी है, अगर वो 6 का मिलने लगा तो बहुत सारे लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे, है ना? तो यही यहाँ पर बताती है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच शून्य है तो मांग वक्र का आकार कैसा होगा? तो मांग जो वक्र होगा, जो कर्व होता है, जो वक्र बनाता है, वो y के समानांतर एक सीधी रेखा को दिखाएगा। यानी कि ये x अक्ष है, ऊपर y अक्ष होता है। तो अगर किसी वस्तु की मांग शून्य हो जाती है तो जो वक्र है वो एकदम सीधी रेखा को दर्शाएगा y के समांतर। थोड़ा थोड़ा आपको देखते जाना है, ठीक है? यहाँ से बहुत कम प्रश्न आएंगे। क्या मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि एक ही है? तो नहीं। विस्तार की जो कीमत है वो परिवर्तन के कारण होता है, जबकि वृद्धि अन्य कारकों यानी कि आय की वजह से होती है। आगे बढ़िए। पूर्ति की लोच को मापने में कौन सा कारक अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो उत्पादन क्षमता में परिवर्तन की संभावना या उत्पादन के साधनों की उपलब्धता जो है वो अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में, यानी कि अभी की तुलना में जो लंबे टाइम के लिए अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उत्पादन क्षमता में परिवर्तन की संभावना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आपकी आ गई अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। अभी तक आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है देखिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक का जो सरल अर्थ है वो क्या है? तो यह एक ऐसा तंत्र या प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं और उपभोग करते हैं। कहते नहीं भैया उस देश की इकोनॉमी कैसी है? उस देश की इकोनॉमी विकसित इकोनॉमी है, उस देश की इकोनॉमी अल्प विकसित है, अभी चल रही है, विकसित हो रही है। तो ये इकोनॉमी होता क्या है? तो वह चीज़ जिसमें ये पता चलता है कि भाई वहाँ पर उस देश में सेवाओं का उत्पादन कैसा है, लोग अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं, लोग उपभोग कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, लोगों में चीज़ों को वितरण कैसे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर के उस देश की इकोनॉमी कहलाती हैं। अगला, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, यही मुख्य समस्या होती है। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो यही है कि भैया अगर हम पार्ले जी का उत्पादन कर रहे हैं और लोगों ने खाना बंद कर दिया तो फिर हम क्या उत्पादन करेंगे? कोई और चीज़ बनाएंगे या फिर कैसे उत्पादन करेंगे? अगर मान लीजिए गेहूं का उत्पादन कम होने लगा तो हम पार्ले जी नहीं बना पाएंगे। और किसके लिए उत्पादन करेंगे? जब कोई खाएगा नहीं तो क्यों उत्पादन करेंगे? तो यही 3 समस्याएं जो हैं वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 5 घंटे की मैराथन लेकर के आओ, 6 घंटे की मैराथन लेकर आओ। भैया मैराथन का मतलब क्या है?
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। अभी हम 5 घंटे की मैराथन लेकर के आएँ और 100 प्रश्न तुमको सॉल्व कराएँ, क्या तुमको फ़ायदा होगा? नहीं, आपका समय खराब होगा। हम आपको 1 से डेढ़ घंटे की मैराथन लेकर के आएँगे और 150 प्लस प्रश्न ही कराएँगे, यानी 150 से ज़्यादा प्रश्न करा देंगे 1 यूनिट के। तो यहाँ पर आपका फ़ायदा है, टाइम कम हुआ और प्रश्न ज़्यादा आ गए। इसको बढ़ा कैसे सकते थे? इसी का 4 ऑप्शन बना देते हम, फिर चारों ऑप्शन को बार-बार पढ़ते, ठीक है? तो फिर उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होता है ना? इसीलिए हमने इसको मैराथन नाम दिया है, सुपर मैराथन, यानी कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में आपको सारी चीज़ें प्राइवेट मिलेंगी, है ना? वहाँ पर मेन उद्देश्य जो है वो क्या है? लाभ कमाना है। किसी भी तरह से हमको प्रॉफ़िट होना चाहिए। भाई आप अगर प्राइवेट चीज़ों की बात करेंगे, अगर आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएँगे, तो वो क्या करते हैं? उनका मेन उद्देश्य होता है कि भाई हमको प्रॉफ़िट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफ़िट होता है, उसके लिए वो अच्छी सेवाएँ भी उपलब्ध कराते हैं। तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार का कोई लेना-देना नहीं है और मुख्य उद्देश्य प्रॉफ़िट कमाना होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी या फिर मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था कहते हैं, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी कहते हैं। आगे बढ़िए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे होता है? तो कीमत तंत्र, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म या मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन होता है। यहाँ पर जो मेन पावर होती है वो प्राइवेट लोगों के पास में होती है, वही कीमत को चेंज करते हैं, वही कीमत को घटाते हैं, वही कीमत को बढ़ाते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से कीमत घटने बढ़ने से मांग और पूर्ति भी परिवर्तित होती है। कैसे होती है? अभी आपको बताया था, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो भाई पूर्ति भी कम होगी, क्योंकि फिर जब लोग कोई खरीदेगा नहीं तो उसकी सप्लाई क्यों करेंगे, है ना? तो ध्यान रखना, कीमत तंत्र का मेन यहाँ पर फोकस होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक बल क्या होता है? तो लाभ का उद्देश्य। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टोटल काम ही कर रही है प्रॉफिट पर, है ना? प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं। तो क्या होता है? लाभ मुख्य उद्देश्य होता है। अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका फोकस ये रहेगा कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरी कंपनी में अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप वहाँ पर क्विट कर जाते हैं। ये केवल प्राइवेट सेक्टर में ही देखने को मिलता है। अगला, किस अर्थव्यवस्था प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? तो यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल न्यूनतम होता है, यानी इसमें कोई लेना देना सरकार का नहीं होता है, थोड़े बहुत जो है नियम काम करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख दोष क्या है? तो आय और धन की असमानता का बढ़ना। अगर कोई वहाँ पर देखो कहते नहीं भैया वो प्राइवेट काम कर रहा है और प्राइवेट में अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो 10,000 रुपये उसको मिल रहे हैं भैया, मतलब 10,000 रुपये मिल रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहा है। अगर यहीं पर सरकारी वो होता तो इसी जो चपरासी लोग होते हैं, आप देखते हैं भाई यूपी में चले जाओ, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है स्कूल के चपरासियों को। तो आय और धन की असमानता का बढ़ना यहाँ पर होता है, यानी कि अगर कम पैसा मिल रहा होगा और बेरोजगार है तो भैया 10,000 में भी काम करने को तैयार है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही सिस्टम होता है। अमेरिका में आपको यही सिस्टम देखने को मिलेगा। चलिए अगला, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या फिर सरकारी स्वामित्व होता है, क्या कहलाता है? इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको रूस में, रसिया में देखने को मिलेगी। इस पर क्या होता है कि सारी चीज़ों पर सरकार का या फिर सारे उत्पादनों पर सामूहिक या फिर सरकारी स्वामित्व होता है, यानी कि या तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्वामित्व होगा या फिर सरकार का स्वामित्व होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगला, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण, ठीक है? जैसे कि सरकार सब्सिडी दे रही है तो सरकार को घाटा हो रहा है, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए वो सब्सिडी दे रही है ना? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्राय मतलब कि अपने लाभ को नहीं देखा जाता है, समाज के लाभ को देखा जाता है। और भारत क्या है? भारत ने मिश्रित अपनाई है, यानी कि सरकारी काम भी होते रहते हैं और प्राइवेट काम भी होते रहते हैं। अगला देखिए, अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय कौन लेता है? तो आर्थिक निर्णय जो है वो केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण यानी कि सरकार लेती है, ठीक है? भाई सरकारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आप रसिया में चले जाइए, सारी चीज़ें आपको सरकारी मिलेंगी, वहाँ पर प्राइवेट मिलेगा ही नहीं, ठीक है? अगला, समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो धन और आय का समान वितरण, वही बात हो गई ना?
चपरासी वाली, 50,000 रुपये यहाँ के भी चपरासी को मिल रहे हैं, 50,000 रुपये जो है शिक्षा विभाग की चपरासी को मिल रहे हैं, और 50,000 रुपये आप चले जाइए तो जल संसाधन विभाग भी मिल रहे हैं। तो आय और धन का समान वितरण होता है सरकारी व्यवस्था में। अगला, अब ये मत कहना कि सही है सर एमपी में तो कम सैलरी मिलती है, यूपी में ज़्यादा मिलती है, तो भाई अलग अलग सिस्टम है सबका, ठीक है ना। लेकिन मिलेगी सैलरी, अच्छी मिलेगी, ये कन्फर्म है। मतलब यूपी में अगर आप हो तो एक चपरासी की बेसिक पे स्केल होता है, 50,000 रुपये मिलते हैं। तो चाहे आप शिक्षा विभाग में काम कर रहे हो तो 50 मिलेंगे, चाहे आप किसी अन्य विभाग में काम कर रहे हो चपरासी हो तो 50 मिलेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, संसाधनों का कुशल उपयोग ना होना, एक मिनट, ये हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख दोष क्या होता है? भाई किसी भी चीज़ में अगर अच्छाई होगी तो बुराई भी होगी। तो संसाधनों का कुशल उपयोग ना होना और नौकरशाही का बढ़ना। देखते नहीं कि जो सरकारी टीचर होते हैं, अब अपने ऊपर मत ले लेना, है ना। आप लोग तो भाई पढ़ करके जा रहे हो, अच्छे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले टीचर देख लो, मास्टर जी गए बढ़िया, उन्होंने तंबाकू ठोकी और जबाई मतलब दवाई जीभ के नीचे शांति से सो रहे हैं। तो क्या होता है, संसाधनों का उपयोग नहीं होता है, अच्छे से उपयोग नहीं हो रहा है और नौकरशाही बढ़ जाती है। भैया अरे भैया हम सरकारी टीचर, हमें कोई नहीं लगता, हम पटवारी हैं, हमें कोई नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये एक दोष होता है, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आप लोग ऐसा मत करना, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो बढ़िया से बच्चों को पढ़ाना, अपना ईमानदारी से कार्य करना, कुल मिलाकर के ये कहना है। अगला, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जहां निजी, बाजार और सार्वजनिक दोनों चीज़ें सह अस्तित्व में होती हैं, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, और भारत मिक्स इकोनॉमी का एक उदाहरण है। भारत में यही चलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो लाभ और सामाजिक कल्याण के बीच में संतुलन स्थापित करना, यानी कि प्रॉफिट भी होना चाहिए और समाज का कल्याण भी होना चाहिए। अगला देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? तो कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियां भी करती हैं और सरकारी नियम भी करते हैं ना, दोनों को ध्यान में रख करके जो है किया जाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं क्या कहलाती है? इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पर आप विश्व के साथ में अपने मतलब कि जो है क्या कहेंगे उसको, आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब सामानों को खरीद सकते हैं, सामानों को बेच सकते हैं, खुली इकोनॉमी कहते हैं। पहले भारत में ऐसा नहीं था, 1991 में एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई, तब ऐसा भारत में होने लगा। आज आप एडिडास और जो है लेवाइस के कपड़े पहन रहे हैं, तो क्यों पहन रहे हैं? ये 1991 के आधार पर हुआ था, है ना। नहीं तो आज आप बाटा के ही जूते पहनते रहते और वही सूती वाला कपड़ा पहनते रहते और कपड़े नहीं पहन पाते, है ना। तो ये ऐसा हुआ था कि जब एलपीजी लगाई गई तो फिर बाहर की कंपनियां भारत में आईं, भारत की कंपनियां बाहर गईं, भारत की इकोनॉमी को विश्व की इकोनॉमी के साथ में जोड़ दिया गया। अगला, वो अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है, कैसी अर्थव्यवस्था है? वो बंद इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, जैसे कि उत्तर कोरिया। अगला, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सर्वाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की संप्रभुता रहती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? अभी आपको ऊपर बता दिया, सारी चीजें प्राइवेट होंगी। किस अर्थव्यवस्था में सरकार प्रमुख आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य करती है? तो समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला, आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो आधुनिक जो पूंजीवादी है उसका आधार है निजी संपत्ति का अधिकार। समाजवादी प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला, किस अर्थव्यवस्था में सरकार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, समझा चुके, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा है, 150 प्रश्न करने हैं भैया अपन को। अर्थव्यवस्था के अध्ययन को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों के बारे में पहले प्रश्न में ही आपको मैंने बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म के व्यवहार का, यानी छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे कि राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें एक देश की नापी जाती हैं। देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितनी राष्ट्रीय आय है, तो बड़ी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। यदि कोई देश अपनी सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के माध्यम से करता है तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भाई बाजारवादी जहां पर भी होगा वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था होगी? पूंजीवादी होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आलोचनात्मक रूप से परिभाषित करने वाला शब्द क्या है? इसको हम अराजकता कहते हैं, एनार्ची कहते हैं, अस्थिरता कहते हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। अमेरिका में बहुत जो है मंदी आती रहती है, तेजी होती रहती है ना, प्रॉफिट भी होता है तो घाटा भी होता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि कृषि हो गई, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। कृषि हो गई, खनन हो गया, कोयला उत्पादन हो गया, तो ये सब क्या होगा? प्राथमिक सेक्टर कहलाएगा। बाकी इसके बारे में हमने जो है पटवारी वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है, अब इतना समय है ही नहीं अपने पास में। प्राथमिक क्षेत्र के दो प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो कृषि और खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।
प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को संसाधित करके उन्हें तैयार माल में बदलने वाला क्षेत्र क्या क्या कहलाता है? तो वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी कच्चा माल हमको मिल रहा है, उसको उत्पादित करके हम क्या बना दें? जैसे कि मान लीजिए कच्चा लोहा हमको मिला, आप उद्योगों में ले गए, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में वहाँ पर जो है सरिया बना दिया, रेल की पटरी बना दी, तो ये क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र हो जाते हैं, ये जो बड़े-बड़े कारखाने होते हैं, ठीक है? अगला, द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि कपड़ा बनाना या फिर कार बनाना, सरिया बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला, वह क्षेत्र जो उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करता है, क्या कहलाता है? तो वो होता है तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि होटल व्यवसाय हो गया, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, स्कूल व्यवसाय हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? चीज़ों का उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पर आपको सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी कि आपको सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है? तृतीय क्षेत्र के 2 उदाहरण बता दीजिए। तो परिवहन हो गया और बैंकिंग, ये दोनों जो हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग भी आपका टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। गोल्ड कॉलर जॉब्स का संबंध सामान्यतः अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से होता है? तो जो गोल्ड कॉलर है वो चतुर्थक यानी कि क्वार्टरी या फिर पंचम क्षेत्र से है, जो उच्च स्तरीय सेवाओं से, यानी कि आईएएस हो गया, आईएएस से ऊपर भी जो होते हैं उनको गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। अगला, व्हाइट कलर क्या है? व्हाइट कॉलर है भैया द्वितीयक वाला, जैसे कि वो तृतीयक वाला, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र हो गया। बैंकिंग क्षेत्र की जॉब को, टीचिंग क्षेत्र की जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान कौन है? टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है प्राथमिक। कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं भारत के लोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला, मुद्रा पर आ जाते हैं। मुद्रा, मनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ये है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप हमसे हमारी नोट्स ले रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं? हमें मुद्रा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो हमने आपको क्या दिया? नोट्स दिया, उसके बदले में आपने क्या दिया? मुद्रा दिया। तो मुद्रा क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है। किसी चीज़ को खरीदने का माध्यम क्या होता है? मुद्रा होता है। अगला, अगला देखिए, मुद्रा का वह कार्य क्या है जिसके कारण संपत्ति को भविष्य के लिए संचित करके रखा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मूल्य का संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आपने ज़मीन खरीद करके डाल दी है, अब उसका वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, इसको हम मूल्य का संचय कहेंगे। अगला, उस विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता है? यानी मुद्रा आगमन से पहले मतलब कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उसको हम क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। मोहनजोदारो फिल्म का हमने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसी फिल्में जरूर देखना चाहिए, ये आपके काम की चीज़ें हैं ना। आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है? जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार उसे स्वीकार करने का आदेश देती है, इसको हम फिएट मुद्रा कहते हैं। आगे बढ़िए, वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है, क्या होती है? तो वो होती है वाणिज्यिक बैंक, जैसे कि एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कॉमर्शियल बैंकें हो गई। तो ये क्या करती हैं? लोगों से पैसा स्वीकार करती हैं और उनको लोन प्रदान करती हैं। अगला, वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना। वही बात, वाणिज्यिक बैंक जितनी भी होंगी, कॉमर्शियल बैंक होंगी, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सब का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट। भाई, बैंकों का काम प्रॉफिट पर ही चलता है ना। अगला, वाणिज्यिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋणों पर अर्जित ब्याज और जमा पर दिए गए ब्याज के बीच का जो डिफरेंस होता है, यही वाणिज्यिक बैंकों के आय का मुख्य स्रोत होता है। वाणिज्यिक बैंकें जितनी होती हैं, जो मतलब बैंक लोग अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं ना, तो वो इसी पे देते हैं। जैसे किसी को ब्याज दिया, मतलब किसी को लोन दिया, लोन से जो ब्याज आ रहा है उसी से लोगों को पैसा बांटते हैं। अगला, किसी अर्थव्यवस्था में साख का सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? तो वाणिज्यिक बैंकें ही क्रेडिट क्रिएशन करती हैं। बैंकों में जमा की गई वह राशि जिसे ग्राहक किसी भी समय चेक या नकद के रूप में प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? तो मांग जमा कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। जो आप पैसा जमा करने जाते हैं, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। बैंकों के लिए अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक के पास रखा जाने वाला जमा का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है, वो क्या कहलाता है? वो होता है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। जैसे कि आरबीआई कहती है कि भाई, आज के दिन में तुमने मान लीजिए 100 रुपये कमाए हैं, ठीक है? तो 100 में से तुम 4 रुपये आरबीआई के पास में रखोगे। ये हम तुमको तब देंगे जब तुम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाओगे, कोई तुम्हारा लोन लेकर के भाग गया है, तुम घाटे में हो, तो ये 4% तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हम जमा करवा रहे हैं ना। तो ये जो डेली जमा करते हैं, अनिवार्य रूप से इसको तो जमा करना ही पड़ेगा आपको। इसको क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। किसी देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का जो संचालन है, वो कौन सा बैंक करेगा? तो केंद्रीय बैंक करेगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। अगला, केंद्रीय बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं, जमा लेते हैं और उनका विनिमय करते हैं ना। तो सारी जो विनिमय करने का काम जो है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। सरकार का बैंक भी आरबीआई को कहते हैं।
अगला, केंद्रीय बैंक का वह कार्य है जिसके तहत वह सरकार के लिए जमा स्वीकार करता है, क्या कहलाता है? सरकार का बैंकर कहलाता है। अभी आपको हमने बताया था। अगला, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा जारी करने के एकाधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं मुद्रा जारी करने वाला प्राधिकारी। ठीक है, आगे बढ़िए। वह दर क्या है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? तो इसको हम कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई कम समय के लिए अगर बैंकों को उधार दे रहा है तो इसको हम कहेंगे रेपो रेट। बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा हो गया है, बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट जो है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एक बार सर्च कर लेना प्लीज़ आप जो है पटवारी वाला वीडियो कि रेपो रेट बाय सक्सेस जंक्शन, तो भी आपको मिल जाएगा, है ना? तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इतना समय नहीं पूरा समझाने का। यदि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है तो रेपो रेट को क्या करेगा? तो वो रेपो रेट को बढ़ा देगा ताकि ऋण महंगा हो जाए। जैसे कि ये आरबीआई है, ठीक है? ये एसबीआई है। हम अगर लोन लेने जाएँगे तो कहाँ पर जाएँगे? एसबीआई के पास में जाएँगे। अगर एसबीआई को आरबीआई से सस्ता लोन मिल रहा है तो वो हमको सस्ता लोन प्रोवाइड कराएगा, तो हम ढेर सारा पैसा ले लेंगे। ढेर सारा पैसा ले लेंगे तो ढेर सारा पैसा खर्च भी करेंगे, तो जो मार्केट है, मार्केट में महंगाई आ जाएगी। ठीक है? अब इस महंगाई को कंट्रोल करना है, महंगाई को कम करना है, तो क्या करेगा? आरबीआई जो है बैंकों को ज़्यादा मतलब कि ब्याज, ज़्यादा रेट पर ब्याज देगा। अब अगर यहाँ पर ज़्यादा रेट पर ब्याज दे रहा है तो आरबीआई भी हमको ज़्यादा रेट पर ब्याज देगा, तो हम ब्याज नहीं लेंगे। यानी कि हम ब्याज नहीं लेंगे मतलब पैसा नहीं लेंगे एसबीआई से। जब एसबीआई से पैसा नहीं लेंगे तो हम हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है? तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को क्या करता है? इस रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक के पास में कम पैसा जाए तो कम ब्याज देंगे, कम ब्याज देंगे तो कम पैसा मार्केट में जाएगा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए, और मंदी आएगी तो यही चीज़ उल्टी हो जाती है। चलिए भैया, यदि आरबीआई इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना चाहता है और रेपो रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। यह जब वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास में जमा करते हैं तो आरबीआई जिस दर पर ब्याज देता है क्या कहलाता है? उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई को अपना पैसा दे देते हैं, तो आरबीआई उस पर भी ब्याज देता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा व न्यूनतम अनुपात जिसे वह स्वयं के पास नगद या सोना के रूप में रखना होगा, वो क्या कहलाता है? यानी कि आरबीआई कहता है भाई तुमको मान लीजिए 15% पैसा जो तुमने कमाया है, जो तुम्हारे पास टोटल, मान लीजिए तुम्हारे पास 100 रुपये है टोटल, ठीक है? तो 100 में से 15 रुपये तुमको हमेशा अपने पास में रखना होगा, अपने पास में रखना होगा, ठीक है? हम कभी भी चेक करने आ सकते हैं, यानी कि तुमको 15 रुपये तो रखना ही रखना होगा, इसको तुम खर्च नहीं कर सकते हो, सेफ रखना ही पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो हमको भी और भी एनर्जी मिल जाएगी, है ना? अगला, वह अंतिम संस्था कौन सी है जो वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय संकट के दौरान ऋण उपलब्ध कराती है? तो एक मिनट, वित्तीय संकट के दौरान ऋण प्रदान करके बचाती है, तो ये कौन सी? ये अंतिम ऋणदाता है जो कि केंद्रीय बैंक होती है। जब किसी बैंक को घाटा घाटा होता है तो केंद्रीय बैंक उनकी मदद करती है। अगला, जीडीपी क्या है? तो देखो जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होगा वही जीडीपी कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, तो भारत की सीमा के भीतर जितना भी उत्पादन किया है एक वित्तीय वर्ष में, वही इसकी जीडीपी कहलाती है। इसमें बाहर से आया हुआ पैसा भी शामिल रहता है। आगे बढ़िए। अब देखो ये कुछ सूत्र हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सूत्र आपको सीधे सीधे याद कर लेने हैं, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएनपी का सूत्र क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है जो जीडीपी अभी हमने आपको बताई थी, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाती है जीएनपी, ठीक है? यानी विदेशों से जितना पैसा आया है आप उसको भी जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगी जीएनपी। अब क्या है? अब कह रहे हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, यानी कि एनएनपी क्या कहलाएगा? तो जो जीएनपी मिली है, जीएनपी यानी जीडीपी जो देश में उत्पादन हुआ है, जो बाहर से आया है, इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दीजिए, यानी कि जो बाहर की चीज़ें हैं उसको घटा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी बन जाएगा। यानी कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। आगे बढ़िए, सीधे ऐसे ही सूत्र पूछेगा। अगला, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? एनडीपी क्या होता है? तो भाई जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दो तो एनडीपी बन जाएगा, यानी कि जीडीपी जितनी है भारत की उसमें से बाहर से आए हुए पैसे को घटा दो तो वो बन जाएगा एनडीपी। अगला, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसे कहते हैं? तो साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी एट एफसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं।
राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुएं और हस्तांतरण भुगतान, जो ट्रांसफर वाला पेमेंट होता है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। बाजार कीमत पर एनएनपी और साधन लागत पर एनएनपी में क्या डिफरेंस होता है? तो बाजार कीमत पर एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी घटा दी जाती है, जबकि साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये 3 विधियां होती हैं जिसके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मूल्यह्रास। डिप्रेशन किसे कहते हैं? तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं में आई हुई मूल्य की कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। अब बार बार मूल्यह्रास का प्रयोग हो रहा है, सर ये मूल्यह्रास होता क्या है? तो मान लीजिए आपने कोई वस्तु आज से 4 साल पहले 100 रुपए की खरीदी थी, क्या वो 100 रुपए की अब बिकेगी? नहीं बिकेगी। अब वो 75 की बिक रही है, तो ये 25 रुपए का जो डिफरेंस आया है, इसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया खर्चा किसमें शामिल होता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल होता है, क्योंकि वो भारत के अंदर जो है खर्च कर रहे हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में एलपीजी आई थी, एनईपी इसको हम कहते हैं। नई आर्थिक नीति के प्रमुख घटक क्या थे? ये तो भैया मुझे लग रहा है 200 प्रश्न कर दिए हैं, 150 नहीं किए हैं, 200 प्रश्न कर दिए भैया, 150 नहीं है, 200 प्रश्न है ये। चलिए, तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख घटक क्या थे? तो भाई उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि एलपीजी, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। उदारीकरण क्या है? तो सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों में ढील देना ही या फिर उन्हें समाप्त कर देना ही उदारीकरण कहलाता है, जिससे बाहर की कंपनियां भारत में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। अगला, भारत में आर्थिक सुधारों का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अब वक्त आ गया है कि भारत को विश्व के साथ में जोड़ दो, एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आओ और भारत भी अब विश्व के साथ में व्यापार करेगा। तो ये जो मतलब आइडिया किसने दिया था? वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामित्व और नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ही निजीकरण कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। यानी सरकारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि अपने सरकारी जो स्कूल हैं, आप सुन भी रहे होंगे, सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है ना? तो वही भैया निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण के तहत औद्योगिक लाइसेंस को कब समाप्त किया गया था? 1991 की एलपीजी की पॉलिसी में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। अगला, सरकारी अगला क्या है? 1991 की, हाँ ये हो गया। अगला देखो, विनिवेश। विनिवेश क्या है? तो सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों या फिर जनता में बेचना ही क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। 1991 के सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कई बार पूछा गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री थे एलपीजी पॉलिसी के समय। निजीकरण की एक विधि कौन सी है? सरकारी कंपनियों में अपनी इक्विटी बेचना, विनिवेश करना ही निजीकरण कहलाता है। शेयर मार्केट में ये बहुत होता है। उदारीकरण के कारण भारत अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था अधिक बाजार उन्मुख हो गई, खुली हुई और प्रतिस्पर्धा बनी, यानी कि बाहर की कंपनियां भी आने लगी। तो जो भारत की कंपनियां अपने माल को बहुत हाई फाई रेट पर बेच रही थी, उन्होंने भी अपने माल के रेट को कम कर दिया, क्योंकि बाहर की कंपनियां कम रेट में दे रही थी। यानी कि अर्थव्यवस्था अधिक बाजार उन्मुख हो गई, नई नई चीज़ें आने लगीं और खुली हो गई, यानी कि बाहर की कंपनियां आने लगीं। और जब बाहर की कंपनियां आई तो प्रतिस्पर्धा बनी, कॉम्पिटिशन बढ़ा, तो रेट भी कम हुए, यानी कि भारत को फायदा हुआ एलपीजी से। तो ये थे आज के लगभग 200 प्रश्न। अब 200 से कितने ज़्यादा कितने कम है नहीं पता, लेकिन भाई 175 के समथिंग ये प्रश्न होंगे, उसने मुझे बताया नहीं है, ठीक है ना, जिसने टाइप किया, ठीक है। तो इसमें आपका यूनिट 20 पूरा कंप्लीट कवर हो गया है। इतना आप कर जाइए, आपके यूनिट 20 से जो प्रश्न आएंगे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लाइव लगा लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और जिन लोगों के अभी भी भैया लगता है कि हमको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही करना है, शुक्ला सर के नोट्स लेकर के आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अच्छी खासी वैकेंसी है। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आप जो है संपर्क करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर मैसेज करके फ़ोनपे नंबर ले लेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट फ़ोनपे पर, इस पर व्हाट्सएप पर भेज करके तुरंत नोट से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। कोई एमपी पुलिस की एग्ज़ाम देने वाला हो तो एमपी पुलिस के भी नोट्स उपलब्ध हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत लंबी वीडियो होगी, 1 घंटा से ऊपर की।